पिछली क्लास में कुछ सवाल दिए गए थे होमवर्क में लगाने को, उसमें तीसरे वाले का आंसर शायद एनओआर है, गलती से यहाँ एनआरआई लिखा हुआ है, तो ये काट के एनओआर कर लेना। इसके अलावा किसी सवाल में कोई तकलीफ हुई हो, ना लगा पाए हो, तो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। हाँ बेटा, कौन से सवाल नहीं हो पाए बताना जरा, तुमको पहले बता दिया जाए, एक्सप्लेन कर दिया जाए, फिर नया कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है आज। पहला हो गया था, सेकंड, तीसरा भी हो गया होगा, एनओआर आंसर आया होगा। क्या निकला था तीसरे वाले में? ठीक है, चौथा, पांचवा हो गया था, सिक्स हो गया, सेवन, एट, कौन सा नहीं हुआ फिर सीधा ये बताओ ना। 10 का बी पार्ट नहीं आया है, अच्छा बता देते हैं। एक्स फॉरेन सिटीजन है और सेकंड पार्ट में इनका जन्म कब हुआ है? 1939, तो ये अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हैं, और ये अगर अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हैं तो ये बन जाएंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या बन जाएंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इनकम के बारे में कुछ ना बताया तो हमने बताया था पिछली क्लास में ही 15 लाख से नीचे मानोगे, और ऐसा है तो एक्सेप्शन के तीसरे पॉइंट में आ जाएंगे। ठीक है, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया आ रहा है, ठीक है, इंडिया आ रहे हैं ये, हर साल हर महीने आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं 105 दिन के लिए, तो एक्सेप्शन के तीसरे पॉइंट में फॉल कर जाएंगे, और एक्सेप्शन के तीसरे पॉइंट में अगर फॉल कर गए तो सेकंड कंडीशन हट जाएगी, और चूंकि इस केवल 105 दिन के लिए आ रहे हैं तो क्या बन जाएंगे? नॉन रेजिडेंट। तो इस वाले केस में, बी वाले केस में आपको एक ही कंडीशन देखनी थी 182 वाली, जो पूरी नहीं कर पाए, इसलिए बन जाएंगे एनआरआई। नहीं, इसकी समाधान हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 9 पे आ गए। कहाँ पे लिखा 9 में ऐसा? कहाँ लिखा है बताओ तो। हाँ, दिखा रहे कंडीशन, उसमें बताओ कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हो, कनेक्ट बनेगा ना तुम्हारा। ये है मेन कंडीशन, एडिशनल कंडीशन ये है। तो लिखा है इमीडिएटली प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले, और रिलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले। ठीक है, तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा आपका? 24-25, इसके पहले के 10 साल लेने। ठीक है, एडिशनल कंडीशन में रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसके पहले के ही लेने होते हैं, यहाँ लेने होते हैं 10, और सेकंड वाले में लेने होते हैं 7। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को काउंट नहीं करते हैं, इन दोनों में ही एडिशनल। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा बेटा। चलो वापस आ जाते हैं। तो 10th वाले केस के अंदर जब सेकंड पार्ट आएगा, ठीक है, तो सेकंड पार्ट में वो एडिशनल 60 दिन वाला नहीं चेक कर पाओगे, क्योंकि एक्सेप्शन में फॉल करेगा, 182 दिन नहीं रह रहा, इसलिए एनआरआई बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद और बताओ, एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा, क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ascertain the relationship status of the SSC in following cases for the assessment year 25-26। दो अलग अलग केस है, दोनों के अलग अलग आंसर चाहिए। अजय सिटीजन ऑफ इंडिया है, और ये 18 अप्रैल 2024 को छोड़ के गए हैं ईरान के लिए, और उसके बाद वापस लपक के नहीं आए हैं। तो देख लो भैया, 18 अप्रैल को कोई जा रहा है, तो इसका मतलब अप्रैल में कितने दिन रहा होगा इस साल? सिर्फ 18 दिन। उसके बाद इस साल तो वापस ही नहीं आया, 24-25 तक कह रहा है क्या? 24-25 तक नहीं है, उसके बाद आ भी जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे, हमें दूसरी साल का काउंट करना होता है। तो इसका मतलब सिर्फ कितने दिन रहे ये? 18 दिन।
और 18 दिन में कोई रेजिडेंट थोड़ी बन सकता है। सेकंड कंडीशन पूरी करने के लिए भी 60 दिन तो कम से कम चाहिए कहीं। तो इस केस में सीधा क्या बन जाएंगे ये, एनआरआई। सेकंड वाले में गौतम जा रहे हैं यूएसए 10 मार्च 22 को 20 साल इंडिया में रहने के बाद, यानी 10 मार्च सन 2002 से 2022 तक यहां रहे, तभी तो 20 साल होंगे। तो पिछले 20 साल में कभी बाहर नहीं गए, इसी साल जाना पड़ गया इनको 10 मार्च को, और वापस भी आ गए हैं कब, 10 सितंबर को। तो अगर इनका 24-25 के दिन निकाले जाएं तो 10 सितंबर को इंडिया वापस आ गए हैं और फिर 31 मार्च 25 तक कहीं नहीं गए। तो यहां से यहां तक के दिन काउंट करोगे 10 सितंबर से लेके 31 मार्च तक के, ठीक है। तो सितंबर में होते हैं 30 दिन, 9 दिन हटा दो तो 21 दिन हो गए सितंबर के, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, तो 203 दिन के आसपास हो रहा है। और 203 दिन हो गए तो ये बन जाएंगे रेजिडेंट, नॉर्मल वाले। अभी केवल रेजिडेंट बने, अभी आगे चेक करना है कि ऑर्डिनरी वाले हैं या फिर नॉट ऑर्डिनरी। अब लेकिन पिछले 20 साल से कभी बाहर नहीं गए ये, तो पिछले 20 साल में तो मतलब पिछले 10 साल में 10 बार रेजिडेंट बन जाएंगे। तो जब कभी बाहर ही नहीं गए तो 365 दिन यहीं रह ही रहे थे, और 365 दिन रह रहे तो 182 वाली कंडीशन तो पूरी हो रही ना। फिर तो ये पिछले 10 साल में 10 बार रेजिडेंट बनेंगे, ठीक है। नहीं 10 बार तो 8 बार तो बनेंगे ही, क्योंकि 23-24 में एक आध साल नहीं रहे, फिर भी 2 बार तो पूरा ही हुआ जा रहा है ना। और पिछले 7 साल में जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा दिन रहेगा, 730 दिन की कंडीशन पूरी हो जाएगी। यानी कुल मिला के एडिशनल कंडीशन की पूरी हुई जा रही है, इसलिए क्या बन जाएंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे। चलो 10 के बाद जो सवाल और दिए थे 4-5, इनमें कोई डाउट आया हो, कोई ना कर पाए हो तो पूछ सकते हो, और सारी बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो आगे बताया जाए। हाँ बेटा 11th वाला ट्राई किए थे, हो गया नहीं हुआ, 12th, 13, 14, 13 समझा दे, 14 समझा दे, और समझा देते हैं। 14 में आपको एच का स्टेटस बताना है, किसका बताना है, एच का बताना है, तो कोई बात नहीं बता देंगे। एच है जिसके कर्ता धर्ता है कौन, राम। अच्छा ध्वनि कह रही सर ये तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 का भी बता दीजिए। चलो अच्छा 5 बता देते हैं। एन इंडियन सिटीजन है, बिजनेसमैन है अनुज, जो अभी भोपाल में रह रहे हैं, मतलब इंडिया में रह रहे हैं, लंदन पहली बार जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई जब जाता है तो आपको पता है फिर क्या करना होता है, सेकंड वाली कंडीशन नहीं देखनी। तो सवाल का जवाब 2 बार देना है। एक बार ये एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गए तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, और फिर कह रहा है कि मान लो ऐसे ही ट्रिप पे गए होते, एम्प्लॉयमेंट के लिए ना गए होते, तो तुम्हारा जवाब क्या होता। तो सवाल में 2 पार्ट हैं। तो अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो पहली कंडीशन देखेंगे 182 वाली, और ऐसे ही अगर गए घूमे फिरे तो दोनों देखेंगे। तो एक बार सवाल में आपको सिर्फ पहले वाली कंडीशन चेक करनी है। अब पहले आप 24-25 के दिन निकाल दो, ठीक है। तो 8 अगस्त को जा रहे हैं, तो इसका मतलब है अप्रैल में 30 दिन रहे होंगे, 31 दिन मई में रहे होंगे, 30 दिन जून में रहे होंगे, 31 दिन जुलाई में रहे होंगे, 8 दिन अगस्त में रहे होंगे, और फिर 31-3-25 तक वापस नहीं आए, उसके बाद वापस आए, यानी इस साल इतने ही दिन रहे होंगे 24-25 में। तो 24-25 के अगर दिन निकाले जाए कितने आ रहे बेटा, 130। अब क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गए तो पहली कंडीशन पूरी नहीं कर पाए 182 वाली, तो क्या बन जाएंगे, एनआरआई। सेकंड वाली में दोनों देखनी है। तो प्रीवियस ईयर में रहे 130 दिन, कितने दिन रहे हैं, और उसके पहले हमेशा यहां रहे हैं, क्योंकि बोल ही रहा है कि पहली बार विदेश जा रहे हो, मतलब पिछले 10 साल में तो हमेशा यहाँ रहे होंगे, और हमेशा कोई अगर यहाँ का रहा है तो फिर वो एडिशनल कंडीशन तो पूरी कर लेगा। जैसे मान लो कोई मुझसे पूछे, ठीक है, तो मेरी एडिशनल कंडीशन तो वैसे ही पूरी है, क्योंकि अभी तक हम विदेश का मुंह ही नहीं देखे कभी, समझ लो। तो पिछले 7 साल में यही रह रहे थे, पिछले 10 साल में यही रह रहे थे, तो एडिशनल कंडीशन तो वैसे ही पूरी हो जाएंगी। तो जिस सवाल में ये बोल दे कि फर्स्ट टाइम बाहर जा रहा है, तो समझ जाओ एडिशनल कंडीशन तो वैसे ही उसकी पूरी हो जाएंगी। अगर 10-20 साल रहा होगा तो सब खत्म हो जाएगा।
तो इसकी एडिशनल कंडीशन सारी पूरी हो रही हैं, 60 दिन भी पूरे हो रहे हैं, पिछले 4 साल में 365 से भी ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए क्या बन जाएंगे ये OR बन जाएंगे, यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएंगे। कब आ रहा है? अक्टूबर में। सन 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 कौन देखेगा? अब समझ गई? खाली इतना पढ़ने से काम नहीं चलता, ये भी देखना होता है, नहीं देखोगे काम लग जाएगा सवाल का। ठीक है, इसीलिए तो दे रखा है, वरना अगर इसकी कोई इंपॉर्टेंस ना होती तो 31 अक्टूबर ना लिखते, 4 अक्षर का है फालतू में और लिखते एक्स्ट्रा। तो सवाल बनाने वाला पूरा दिमाग लगा के सवाल बनाता है, एक भी चीज छूटी आपका काम लगेगा। हाँ बेटा, और किसी में कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज आज की जर्नी प्रारंभ की जाए, शुरू की जाए मतलब। हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट है? और 15 वाला बता दे एक बार, चलो बता देते हैं। ऐसा क्या है? ए लिमिटेड कंपनी है, कंपनी कहाँ कंपनी है? फॉरेन कंपनी है। और इसका पोयम कहाँ है? तो कल बताया था कि अगर कोई कंपनी होती है तो कंपनी दो टाइप की होती है, एक इंडियन कंपनी होती है और एक विदेशी कंपनी होती है। इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट रहेगी, बात खत्म हुई। फॉरेन कंपनी की दो बातें हैं, अगर इसका पोयम इंडिया में हुआ तो रेजिडेंट, पोयम बाहर हुआ तो नॉन रेजिडेंट। इसका पोयम कहाँ है, इसलिए क्या हो जाएगी? रेजिडेंट। बहुत ही सिंपल है, कंपनी का तो सबसे आसान होता है निकालना। 14 वाला भी समझा दें तो समझा देते हैं, ऐसा क्या है। अच्छा, 14 वाला समझा ही रहे थे, बीच में लोग और इधर उधर का तार छेड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। तो भैया एक एचएफ का स्टेटस बताना है, उसके कर्ता धर्ता कौन है, फिर बात हो रही बेटा, तुम लोग को अलग अलग बिठा देंगे, ये बात कर रहा है अनाई कैसे, वही तो एक्सप्लेन कर रहे थे इतनी देर से। अभी जब एक्सप्लेन कर रहे थे तुम्हारा दिमाग कहाँ था? अभी इतनी देर से 50 वाला तो एक्सप्लेन ही कर रहे थे। एनराई इसलिए हो गया क्योंकि खाली 130 दिन नहीं पाया, 182 नहीं रह पाया, इसलिए एनराई हो गया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आ रहा है, सेकेंड वाली कंडीशन चेक नहीं करोगे, पहली पूरी नहीं कर पा रहे हैं, एनराई। इसे तो मना करते हैं बात नहीं करो, बात करोगे अभी फिफ्थ वाला क्लियर करोगे तब तक 14 उड़ जाएगा। तो राम करता था इस एचयूएफ के, और राम 1 मई 2024 से इंडिया से बाहर चले गए हैं और 10 फरवरी 2025 को वापस आ गए हैं, और इनकी एब्सेंस में इनका ब्रदर कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, अब ये बाहर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनकी एब्सेंस एब्सेंस कहाँ होगी, इंडिया में एब्सेंस होगी, तो वहीं भाई रहता होगा ना, अर्थ निकालना पड़ेगा तुमको। ये नहीं कह रहा कि भाई कहाँ रहता था, खुद ही कह रहे हैं कि तुम भैया राम जी जो है बाहर चले गए, तो इनकी एब्सेंस में, एब्सेंस कहाँ है, इंडिया में, इंडिया में गायब हुए ना, विदेश में तो प्रकट हो गए। तो इनकी जब इंडिया में एब्सेंस रही तो इनका भाई कंट्रोल कर रहा था, उसका मतलब कंट्रोल कहाँ से हो रही थी, इंडिया से। और अगर इंडिया से कंट्रोल हो रही थी तो एचएफ बन जाएगी रेजिडेंट, यहां से एचएफ रेजिडेंट बनी। अब आगे चेक करेंगे कि ऑर्डिनरी वाली है या फिर, और उसके लिए कर्ता धर्ता पे लगाना पड़ता है। तो कर्ता पे चेक करना है कि कर्ता ने क्या एडिशनल कंडीशन पूरी करी या पूरी। तो विदेश जा रहे थे कब, 1 मई को, और 10 फरवरी को वापस भी आ गए हैं। कुछ बता तो नहीं रहा है पहली बार जा रहे हैं, लेकिन वो पहली बार ही मान के सवाल लगाओगे, क्योंकि इसके पहले अगर गए होते तो तुमको बताता सवाल, इसके पहले नहीं बताया इसका मतलब नहीं गए। हाँ, कोई बात नहीं, उसको अनटिक करके अपना अलाउ कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब राम जो है पहले कभी इंडिया से बाहर नहीं गए, क्योंकि अगर जाता, जैसे तुम्हें क्यूरियोसिटी होगी गया नहीं गया, जाता तो सवाल बताता, जैसे किसी सवाल बताता ना पहली बार यहाँ गए फिर वापस आए फिर गए फिर आए, तो अगर इसके पहले कभी गए होते सवाल तुमको बता देता। इसका अर्थ क्या निकला कि राम इसके पहले नहीं गए, और नहीं गए तो पिछले 7 साल के 730 दिन भी पूरे हो जाएंगे, और 10 साल में 2 बार। और ऐसा अगर हो गया तो फिर इनकी चिफ क्या हो जाएगी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगी। ठीक है, कोई समस्या? तो ये सारे सवाल आप लोगों ने लगा लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और भी कुछ देखते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये दो एक सवाल और पड़े हुए हैं,
उनको भी एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ तक का जो आपने पढ़ा था, एक बार बस 5 मिनट लगेगा, रिवाइज करा देते हैं हल्का हल्का। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इंडिविजुअल का स्टेटस देखा था। इंडिविजुअल में थी अपने पास क्या, दो बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन में पहली थी कि प्रीवियस ईयर में 182 दिन रहा हो, और दूसरा प्रीवियस ईयर में 60 दिन प्लस 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कितने दिन। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी कर दे। हाँ, ये कंडीशन पूरी है, ये कंडीशन ये गोले में है चौकोल चौकोल, एक ये है। इन दोनों स्क्वायर वाली कंडीशन में कोई एक कंडीशन पूरी कर दे तो क्या बन जाता था, रेजिडेंट। और अगर दोनों नहीं पूरी करता था तो क्या बन जाता था, एनआरआई। तो ओआर बनने के लिए इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी करनी जरूरी होती थी। पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था, सवाल कराए थे। फिर ओआर बनने के बाद फिर से चेक करते थे कि अगर वो कोई क्या करे तो एडिशनल कंडीशन पूरी कर दे। उसमें से एक था 2 साल में रेजिडेंट बनना आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, और दूसरी कंडीशन क्या थी, 730 दिन रहना 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। तो इसमें 2 बार रेजिडेंट बनना 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि 3 ऐसे पर्सन होते हैं जिनके ऊपर ये सेकंड वाली कंडीशन अप्लीकेबल। एक था इंडियन ओरिजिन, जो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए प्रीवियस ईयर में देश छोड़ के जा रहा हो। दूसरा इंडियन सिटीजन, देश छोड़ के जा रहा हो एज अ क्रू मेंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप। और तीसरा इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो रहता बाहर है लेकिन इंडिया विजिट करने आ रहा है, और उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द फॉरेन सोर्स इज डज नॉट एक्सीड 15 लाख रुपीज। उसके अंदर एक और पॉइंट था कि अगर यही तीसरा वाले पर्सन की इनकम 15 लाख से ज्यादा हो जाए, मतलब इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ना, जो नॉर्मली तो विदेश में रहता है लेकिन इंडिया घूमने आ रहा है, और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो जाए, तो कंडीशन दोनों देखनी होती थी। और फिर ऐसे में 60 को एक्सप्लेन कर देते थे किससे, 120 से। फिर कहानी चेंज थी। फिर पहली कंडीशन अगर पूरी करता है और 200 एडिशनल पूरी कर देता है तो बन जाता था ओआर। सेकंड वाली पूरी करता है तो सीधा बनेगा एनओआर, और अगर दोनों पूरी नहीं करता है तो क्या बनेगा। ये सब आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा था, उसी के हम लोग अपना सवाल लगा रहे थे। एक दो सवाल और हैं मस्त मस्त से, इनको भी समझा देते हैं और उसके बाद हम लोग नए टॉपिक पे शुरू करेंगे जो इसी चैप्टर में। मिस्टर एक्स इंडियन सिटीजन नहीं है क्योंकि ये है एक फॉरेन सिटीजन। ठीक है, और प्रीवियस ईयर 23-24 में कितने दिन रहे हैं, सिर्फ 83 दिन। डिटरमाइन द स्टेटस, तो एक्सेप्शन में तो फॉल नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल आदमी ही ये तो दोनों कंडीशन देखोगे। तो प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहे हैं, 60 दिन। अब इस सवाल में आपको जो आंसर है वो 24-25 नहीं बताना है, जिस ईयर का बोलेगा उस ईयर का बताओगे। तो स्टेटस हमें कब का निकालना है, यहाँ 23-24 का निकालना है। तो 23-24 में रहा है 83 दिन। जिस प्रीवियस ईयर का आंसर निकाल रहे हो उस प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा है, 83 दिन। तो 60 तो क्रॉस कर रहा है। अब इसके पहले के 4 साल, इसके पहले के 4 साल ये होंगे, इनका सम करोगे 378 आ रहा है। तो प्रीवियस ईयर में 60 से ज्यादा और उसके पहले के 4 साल में 365 से ज्यादा, इसलिए क्या बन जाएंगे, ये रेसिडेंट बन जाएंगे, बन गए रेसिडेंट। फर्दर चेक करना है कि ये ऑर्डिनरी वाले हैं या फिर नॉट ऑर्डिनरी, वो चेक करना है। तो क्या चेक करना पड़ेगा कि पिछले 10 साल में कम से कम 2 बार, तो चेक कर लेते हैं कहां कहां रेजिडेंट रहे। पिछले 10 साल अगर देखेंगे तो 3 3 6 3 9 1 10, ये हैं 10 साल, पिछले 10 साल। ऐसा ही देख लो, तो यहाँ रेसिडेंट बन रहे हैं मोटा मोटा, यहाँ बन रहा है, तो सीधा ही सीधा बना जा रहा है। तो 2 बार सीधे सीधे बन गया तो टेढ़ा टेढ़ा चेक करने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो 2 साल क्या बन गए ये रेजिडेंट। और पिछले 7 साल का अगर दिन काउंट करें तो 3 साल ये और 4 साल ये, इनके दिन काउंट करो। कितना, 1090, तो बोथ द कंडीशन फुलफिल कर दी। अब सवाल में एक्सप्रेस किया गया, हर एक साल का निकाल के बताया गया है। पिछले 10 साल में देखो 8 बार रेजिडेंट बन रहा है। तो आप तो कहोगे सर 2 साल बन रहा था, 2 साल तो डायरेक्ट बना, इनडायरेक्ट भी बना होगा 5-6 बार। तो इनडायरेक्ट कैसे देखे जा रहे हैं देख लो।
जब आप प्रीवियस ईयर 22-23 का निकालोगे तो प्रीवियस ईयर 22-23 में देखोगे 67, और इसके पहले के 4 साल में चेक करोगे, इसके पहले के 4 साल ये आएंगे, तो करंट ईयर में 60 और उसके पहले में 365, इसलिए उस साल क्या बन गए, रेजिडेंट बन गए। तो ऐसे उसने अलग अलग हर एक ईयर का अलग अलग करके लिखा है। ठीक है, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसके आगे हमें जानते तो क्या लिखना है, ही फर्दर सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन, हेंस ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। सवाल खत्म, इतना लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, सीधा बस यहाँ क्या लिखेंगे, यहीं पे आगे लाइन लिख देते कि ही फर्दर सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन, हेंस ही इज सेड टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। खत्म, इतना कर देंगे। एक सवाल ये है, देखो भैया, मिस मोनिका वाला पढ़ लो। मिस मोनिका एक फॉरेन नेशनल है और हर साल 90 दिन इंडिया आ रहे, 2007-8 से हर साल आती लगातार। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर में भी आई होंगी 90 दिन, और उसके पहले के 4 साल में 90 × 4 360। तो सेकंड वाली कंडीशन में 5 दिन से कंडीशन क्या रह गई, अधूरी। ये 60 दिन तो पूरा कर दिया इन्होंने, ये वाला 60 पूरा कर दिया, लेकिन ये 365 में कितने रह पाएंगे, केवल 360। इसका मतलब क्या बन जाएंगी, ये नॉन रेजिडेंट। वही आंसर में लिखा है। अगर ये 90 की जगह पे 100 दिन आए तो प्रीवियस ईयर में 100, उसके पहले के 4 साल में 400, तो नॉर्मली तो रेजिडेंट बन जाएंगी, लेकिन बनेंगी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि जो एडिशनल कंडीशन है उसमें 7 साल में 730 दिन रहना होता है, और इनके अगर जुड़ी हो तो 100 × 7 700 दिन हो रहा है। तो एडिशनल कंडीशन ही पूरी नहीं कर पाएंगी, इसलिए क्या बनेंगी, ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, समझ गए। तो बस इतनी सी बात है इसके अंदर, सिंपल सा सवाल है। एक और सवाल है, देखो नन्हा मुन्ना सा, थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है, तो और मजा आएगा। सवाल देखने में छोटा लेकिन कैलकुलेटिव है, तो और करेंगे तो और कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड होंगे। टैक्स में कहा जाता है कि जितने ज्यादा आप सवाल लगाओगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअली आपका दिमाग मजबूत होगा। ठीक है, एक दो सवाल लगाने से उतनी क्लैरिटी नहीं मिलती है जितनी 15-20 सवाल लगाने के बाद मिलती है। तो एक छोटे छोटे टॉपिक में 20-25 क्वेश्चन आपको लगवाने पड़ेंगे, तब जाके मजा आ पाएगा। आओ सवाल पढ़ते हैं। मिस्टर सेड एक ब्रिटिश नेशनल है, मतलब विदेशी आदमी है, विदेशी है, ज्वाइन करते हैं XYZ लिमिटेड, जो इंडिया की कंपनी है, एज अ इंजीनियर। तो एक बाहर का आदमी इंडिया में नौकरी ज्वाइन करने आ रहा है। ठीक है, 1 मई 2013 को, 31 दिसंबर 2014 को ये श्रीलंका जाते हैं, डिपोर्ट किए गए हैं, मतलब नौकरी के काम से ही जा रहा है। डिपोटेशन का मतलब क्या होता है, कि नौकरी के काम से भेजा जाना, डिप्यूट किया गया है। फिर 1 अप्रैल 19 को वापस आए हैं, फिर श्रीलंका गए हैं 31 मई को, और फिर वापस इंडिया आए हैं, ओरिजिनल पोस्ट को ज्वाइन कर लिया है 1 जुलाई 23 को। आपको स्टेटस बताना है। ठीक है, तो पहली बात ये बताओ कि एक्सेप्शन में फॉल करेंगे कि नहीं। पहले तो आपको बताना है कि एक्सेप्शन में फॉल करेंगे या नहीं करेंगे। बताओ बेटा, जो 3 एक्सेप्शन पढ़ी थी आपने, उनमें फॉल कहीं कर रहे हैं कि नहीं फॉल कर रहे हैं, फॉल कहीं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले 2 में फॉल नहीं कर सकते क्योंकि इंडियन सिटीजन नहीं है, और तीसरे वाले में विजिट पे नहीं आ रहे हैं, नौकरी करने आ रहे हैं। आ तो रहे हैं, लेकिन विजिट का मतलब घूमने फिरने आए हो, ऐसे नौकरी करने आना तो विजिट थोड़ी बोलते हैं। तो परमानेंटली सेटल हो रहे हैं फिर एक तरीके से समझो तो विजिट पे नहीं आ रहा है। कुल मिला के एक्सेप्शन में नहीं फॉल करेंगे। एक्सेप्शन में नहीं फॉल करेंगे तो फिर दोनों ही कंडीशन देखनी है, तो अब एक एक करके चेक करी जाएगी। सबसे पहले आपको स्टेटस बताना है असेसमेंट ईयर 24-25 का, 25-26 का नहीं बताना। कब का बताना है, तो इसका प्रीवियस ईयर हुआ 23-24, और 23-24 में अगर दिन काउंट किए जाएं, ठीक है, तो बहुत दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा। अब देखो, जरूरी नहीं कि तुम टेबल ऐसे 23-24 से ही बनाओ, तुम्हारा मन करे तो ये 13 में आया था 13-14 से स्टार्ट करो, तो तुम 13-14 पहले लिखते, फिर 14-15 लिखते, वैसे भी लिख सकते हो। इन्होंने डिक्रीजिंग ट्रेंड में रखा है,
अब ये 13 में आए थे, कब? 1 मई 13 को, पहले 13-14 का समझो। तो भाई अप्रैल भर गायब रहे, और उसके बाद दिसंबर में जा रहे हैं, दिसंबर वो भी 2014 में। ठीक है भाई, 1 मई 13 को आए तो ये वाला साल खत्म होगा 31 मार्च 14 को, जबकि जा तो 31 दिसंबर 14 को रहा, मतलब अगले साल जा रहा है। तो इस साल केवल अप्रैल छोड़ के बाकी सब दिन रहे हैं, तो 335 दिन हो रहे हैं। फिर ये बाहर जाते हैं 31 दिसंबर को, यानी अगले साल यहां से लेके दिसंबर तक यहीं रह रहे थे, उसके बाद गायब हुए, तो 275 दिन। उसके बाद ये वापसी आते हैं सीधा 1 अप्रैल 19 में, यानी 31/3/18 तक तो एको दिन नहीं रहे। ठीक है, तो इन वर्षों में इनके घर में सूना पड़ा है, एक भी दिन नहीं रह रहे हैं। वापसी कब आते हैं ये? 1 अप्रैल 19 को, तो 1 अप्रैल 19 में फॉल करेगा। ठीक है, और 1 अप्रैल को आते हैं और 31 मई को, मतलब अप्रैल मई 2 महीने रुकने के बाद फिर निकल लेते हैं। तो इस साल केवल 2 महीना रुके, 61 दिन। फिर वापस आते हैं सीधा 1 जुलाई 23 को, मतलब 31 मार्च 23 तक वापस नहीं आए, सीधा जुलाई 23 में आते हैं। तो यहाँ भी जीरो आ रहा, वो भी समझ में आ रहा होगा। और 31 जुलाई को आने के बाद फिर यहीं बसे पड़े। तो पिछले 8-10 साल के दिन कैलकुलेट कर लिए गए हैं। यही कैलकुलेशन बच्चों को टफ लगती, एक बार ये कैलकुलेशन कर लिया, अब कंडीशन अप्लाई करनी बात। कंडीशन हर आदमी अप्लाई करना चाहता है, बस ये कैलकुलेट करना कोई नहीं चाहता, समझ लो। जबकि ये कैलकुलेशन जब तक नहीं होगी तब तक आदमी कंडीशन कैसे लगा पाएगा। ये कैलकुलेशन हो गई तो अब कंडीशन लग जाएंगे। तो भैया प्रीवियस ईयर में रहे 275 दिन, जो कि 182 बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इस साल क्या बन जाएंगे? रेसिडेंट। अब चेक करेंगे कि ऑर्डिनरी वाले हैं कि नॉट ऑर्डिनरी। तो उसके पहले के 10 साल, 10 साल का डेटा है, यहां भी रेजिडेंट, यहां भी रेजिडेंट। तो एडिशनल की पहली कंडीशन पूरी हो गई कि पिछले 10 साल में 2 बार, लेकिन पिछले 7 साल में 1 2 3 4 5 6 7, पिछले 7 सालों में ये आएंगे 7 साल में केवल 61 दिन रहे, जबकि रहना कितना था? 730 दिन। तो जो सेकेंड एडिशनल कंडीशन है 7 साल में 730 दिन रुकवाने लगी, वो ये पूरा करने में असमर्थ रहे, नहीं पूरा कर पाए हैं, इसलिए क्या बन जाएंगे ये? नॉट ऑर्डिनरी। बस यही लिखा है फाइनली। समझ गए? इसका प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए थे जो आपने अपना थोड़े लगाए हैं। अब पढ़ना है हमें आज का टॉपिक नया। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है, ये जो समझ लो, पहले भी कुछ लिखेगा नहीं कोई भी, सिर्फ समझने वाली बातें हैं। एक बार समझ में आ जाएगा तो लिखवा भी देंगे। जो आपकी इनकम होती हैं, अगले टॉपिक को समझने के लिए इनकम को 2 पार्ट में तोड़ा जाएगा। एक हो जाएगी आपकी इंडियन इनकम, और एक हो जाएगी हमारी विदेशी इनकम, यानी कि फॉरेन इनकम। अभी सवाल नहीं बताएगा कौन सी इंडियन इनकम है कौन सी फॉरेन, तुमको पहचानना रहेगा सवाल में। ठीक है, तो पहचान करने का नियम क्या है वो सुन लो। सवाल नहीं बताएगा क्या इंडियन इनकम है क्या फॉरेन, तो आपको पहचानना पड़ेगा। इंडियन इनकम बनती है 2 केसेस, इन 2 केस में कोई एक बात भी पूरी हो जाए तो ऐसी इनकम को इंडियन इनकम बोलने लगे। ठीक है, 2 बातें क्या है? या तो इनकम रिसीव्ड हो इंडिया में, कहां होना चाहिए? इंडिया में। और या फिर एक्रू एराइज होना चाहिए, कहां पे? रिसीव्ड या फिर एक्रूराइज में से दोनों में से कोई भी एक काम अगर इंडिया में हो गया तो ऐसी इनकम को इंडियन इनकम बोलने लगे। ठीक है, रिसीव हो जाए इंडिया में या फिर एक्रू एराइज हो जाए। अब रिसीव वाली बात तो सवाल तुमको बताएगा, एक्रू एराइज वाली बात सवाल में नहीं बताएगा, तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है,
रिसीव अगर इंडिया में होगा तो सवाल लिखेगा, अभी सवाल नहीं करा रहे हैं, सिर्फ कैसे सवाल लगाते हैं वो समझा रहे हैं। एक बार वो तुम्हारे दिमाग में घुस गया तो सब कर ले जाओगे। देखो इधर, जैसे यहाँ देखो 22, इस वाले में की रिसीव कहाँ हो रहा है, ठीक है, बता रहा रिसीव कहाँ हो रहा है, फलाना धमाका। तो रिसीव कहाँ होता है वो सवाल तुमको बताएगा, इसकी टेंशन नहीं है। चेक कर लेंगे, अगर इंडिया में रिसीव हो गया तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं हो, तो इंडियन इनकम बन गई। जैसे इसमें देखें तो ये इंडियन इनकम है, ये इंडियन इनकम नहीं है, ये इंडियन इनकम नहीं, अभी नहीं कह सकते नहीं है, कहो यहां फॉल कर जाए तो, समझ लो, हो सकता है यहां फॉल कर जाए, तो ये कह सकते हैं कि ये तो है सीधी सीधी इंडियन इनकम, इसके लिए मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो ये नीचे वाली बात चेक उसी में करनी पड़ती है जिसमें इनकम कहाँ रिसीव हुई हो, विदेश में। समझना है भाई हर चीज, क्योंकि अगर इंडिया में रिसीव हो जाएगी तो इस कंडीशन के हिसाब से इंडियन इनकम बनी रही है, फिर एक्यूराइज है जंगल में करे क्या मतलब बनता है। तो ये वाला चेक करना ही उन सवालों में पड़ता है, उन पॉइंटों में पड़ता है जहां पे इनकम रिसीव इन इंडिया ना लिखा हो, विदेश लिखा हो, तो हमको ये देखना पड़ता है कि कहीं इस कंडीशन की वजह से तो नहीं इनकम बना जा रहा है। एक्यूराइज का मतलब होता है कि इनकम का जन्म कहां पे हो रहा है, इनकम कमाई कहां से जा रही है, सोर्स कहां है उसका, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्रूराइज। ये नहीं बताएगा सवाल कि एक्रूराइज कहां हो रहा है, तुमको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये कैसे कनेक्ट किया जाता है बस वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी पे मेन ज्ञान है सारा। तो भैया पहली क्लास में आपने समझा था कि आदमी कहां कहां से पैसा कमा सकता है, तो बताओ अगर तुम पैसा कमाने पे आ जाओ सब छोड़ छाड़ के, तो कहां कहां से पैसा कमा सकते हो, बताओ। ऐसे ही बताओ, एक आम आदमी बता सकता है कि भाई ये करके पैसा कमा सकते हैं, वो करके पैसा कमा सकते हैं। तो एक इन्होंने बताया इन्वेस्ट करके, अब इन्वेस्ट करके जो पैसे कमाए जाते हैं उसको इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम कहते हैं, ठीक है। एक तो ये कमा सकते हैं कि कहीं पैसा ऐसा लगा दें तो वहां से ब्याज आज मिल रहा, बहुत बढ़िया। एक है कि नौकरी वोकरी करके पैसा कमा सकते हो, एक है बिजनेस करके पैसा कमा सकते हो, रेंटल इनकम कमा सकते हैं यानी प्रॉपर्टी से इनकम कमा सकते हैं, प्रॉपर्टी को बेच के भी कमा सकते हैं मतलब कैपिटल गेन, और प्रॉपर्टी किराए को उठा के कमा सकते हैं, ऐसी और भी इनकम हो सकती है। तो कैसे इनकम मानी जाएगी, कौन कहाँ की था समझो। अगर को तुम सैलरी वाली इनकम कमा रहे हो तो उसमें दो पॉइंट होते हैं, ठीक है। क्या, किस कंपनी में नौकरी करो, कंपनी कहाँ की है, ठीक है। तो अगर वो कंपनी इंडियन हो गई तो उसका एक्टोराइज इंडिया माना जाएगा, भले आप काम विदेश में कर रहे हो। जैसे मान लो आपकी एसबीआई में नौकरी लगवा दें हम, लेकिन यहाँ पे नहीं, जापान वाले एसबीआई, मतलब है एसबीआई इंडिया का ही, उसका सेंटर कहाँ खुला हुआ है, वहां वाली ब्रांच में मैनेजर बना दिया तुमको, तो तुम्हारी जो सैलरी भले वहां रिसीव हो रही होगी लेकिन एक्टोराइज कहाँ मानी जाएगी, क्योंकि आप इंडियन कंपनी में नौकरी कर रहे हो। दूसरा कि आप कंपनी बाहर की है लेकिन काम इंडिया में कर रहे हो, आपकी नौकरी मैकडोनाल्ड में लगवा दी गई यहीं सहारागंज मॉल में, तो मैकडी विदेशी कंपनी है लेकिन काम कहाँ करने जा रहे हो, लखनऊ। तो फिजिकल वर्क अगर इंडिया में करते हो, कंपनी बाहर की है, तो भी क्रॉस कहाँ मानेंगे, इंडिया में। या फिर फिजिकल वर्क विदेश में करते हो लेकिन कंपनी वो इंडिया की है, तो यानी कंपनी या तो इंडिया की हो जाए तो भी क्रॉस इंडिया की मान लिया जाएगा, और या फिर जो काम करने जा रहे हो, जिस जगह पे काम करते हो वो जगह इंडिया में पाई जाती है। ये केवल नौकरी पेशा वाली चीजों में देखी जाएगी, ठीक है। तो इधर देखो बेटा, बोर्ड पे नजरें रहें। तो यूजली ये सारी इनकम एक्रोराइन इंडिया बनती है, ये सारी इनकम बनती है, इसका मतलब ये सारी इनकम रिसीव वो बाहर ही होता होगा तभी ये देखने की नौबत आ रही, मतलब एक्रोराइज हम लोग तभी देखते ही हैं जब रिसीव इंडिया में ना हुआ हो, क्योंकि अगर रिसीव इंडिया में हो गया तो इसका क्या करें, चार डालें, एक भी कंडीशन पूरी हो गई तो इंडियन कम बन गया, इंडियन कम इनकम बात खत्म हो गई। केवल ये पहचानना अगर सीख गए तो अगला टॉपिक तुमको आ जाएगा।
फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर बच्चा सवाल लगा लेगा। और ये पहचान नहीं पाए कि कौन सी इनकम इंडियन बन रही है, कौन सी फॉरेन, तो गड़बड़ होगा। पहचानना बहुत डिटेल में सीखना है आपको। तो ये वाला पॉइंट जो बताया है कि आप सर्विस कहाँ रेंडर कर रहे हो, तो वो भी कहाँ माना जाए टूराइज, इंडिया में हो रहा है। या फिर सैलरी मिल तो कहीं भी रही है, लेकिन किसी इंडियन कंसर्न से मिल रही है, मतलब वो कंपनी वंपनी इंडिया की है। दोनों बातें जो बताई थी लिख के दी गई साफ सुथरी। और समझो, कहीं से भी कोई इन्वेस्टमेंट इनकम कमाते हो, यानी डिविडेंड पाते हो या फिर इंटरेस्ट पाते हो, और वो कंपनी इंडिया की है, मतलब किसी इंडियन कंपनी से क्या मिलता है आपको, डिविडेंड या इंटरेस्ट, तो वो भी इनकम कहाँ माना जाएगा, तो इंटरेस्ट डिविडेंड फ्रॉम, सारा लिख के दिया गया, बस सुनने की जरूरत है आपको। सारे पॉइंट बता बता के अभी टिक करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद किसी प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, लेकिन वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड इंडिया में है। मान लो मेरा एक दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में, उसने मुझसे कहा अमित भाई ऐसा करो लखनऊ में कोई प्रॉपर्टी दिलवा दो, पैसा यहाँ बहुत है, भेज दे रहे हैं, खरीदवा दो मुझे मेरे नाम। मैंने कहा ठीक है भेजो। चला ढूंढा, खरीदवा दिया, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे, रजिस्ट्री करवा दी, ठीक है, यहीं बैठे बैठे सारा काम हो गया। अब प्रॉपर्टी खरीद ली इसने, तो कह रहा भैया किराया उठवा दो, किराया उठवा दिया, 1 लाख रुपए किराया कमा रहे हैं। तो कमा तो यहीं से रहे हो तुम, भले पैसे में बैठे विदेश में हो, तो इंडिया ले छोड़ तो नहीं देंगे, इंडिया से पैसा कमाते हो, इंडियन इनकम मानेंगे, इसको टैक्स भरो। बात समझ लो। तो रेंट मिल रहा है उसको, भले विदेश में मिल रहा, सीधा अकाउंट में उसके मिलता है, लेकिन प्रॉपर्टी कहाँ है, तो रेंटल इनकम ऐसी प्रॉपर्टी की जो इंडिया में सिचुएटेड है, उसका एक्वाइज कहाँ माना जाएगा, मतलब कोई प्रॉपर्टी से इनकम होगी तो प्रॉपर्टी कहाँ स्थित है वहां एक्वाइज माना जाता है। श्रीलंका प्रॉपर्टी है तो एक्वाइज श्रीलंका मानेंगे, इंडिया में स्थिति है तो चाहे उसको बेच के पैसा कमाओ कैपिटल गेन वाला, तो चाहे किराया उठा के रेंटल इनकम कमाओ, दोनों यहीं पे आएंगी। तो कोई भी प्रॉपर्टी एसेट इंडिया में उसका जो रेंटल इनकम रहेगी वो भी क्या मानी जाएगी, इंडिया मानी जाएगी। और कोई प्रॉपर्टी है उसको सेल करके प्रॉफिट ऑफिट कमाते हो, जिसको कैपिटल गेन बोलते हैं, तो भी एक्वाइज क्या माना जाएगा, इंडिया माना। और कोई भी इंडियन कंसर्न हो, चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो, चाहे काहे कोनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ना हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपको विदेश भेज दिया जा रहा थोड़े दिन के लिए, समझ लो, तो एम्प्लॉय तो आप गवर्नमेंट के हो, और गवर्नमेंट किसकी, इंडिया की है, वो भी इंडियन कंसर्न हो गया। इसी पॉइंट में कवर हो रहा है, लेकिन फिर भी अलग से लिखा कि आप किसी भी इंडियन कंपनी, इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, और आपको थोड़े दिन के लिए विदेश भेजा जा रहा है, वहां सैलरी मिल रही है, सैलरी भले रिसीव बाहर हो रही है, लेकिन एक्वाइज कहाँ मानेंगे, इंडिया मानेंगे, वो बन जाएगी आपकी इंडियन। एक और चीज समझ लो, फिर ये खत्म हो जाएगा सारा खेल। कोई बिजनेस है इंडिया में, कोई बिजनेस कहाँ है, इंडिया में। मान लीजिए मेरा ही बिजनेस पकड़ लो, किसी और का क्यों पकड़ लो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉमर्स गुरुकुल, जो सीएमए वाले छात्रों को कोचिंग देती है, तुम लोग जहाँ पढ़ रहे हो। इस कोचिंग के ऐप में कोई दिक्कत आ गई, जैसे भगवान ना करे आए, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लेते इस एप्लीकेशन में क्या आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, और इस एप्लीकेशन का जो सुधार है वो इंडिया वाले कर नहीं पा रहे, तो मुझे अपने भाई ऑस्ट्रेलिया के दोस्त को फोन करना पड़ा। हमने कहा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह है वहाँ पे, यानी बहुत सारे भरे पड़े हैं यहाँ, एकदम कूड़े के भाव मिल रहे हैं, तो हमने कहा बस एक दे दो जो हमारे एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम आ गई, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा दो। तो कहीं ठीक है, तो ये देखो अभी कनेक्ट करते हैं तुम्हें हम, ठीक है, चैट के थ्रू कनेक्ट कर लेना, उससे बता देना, ऐप का अपना लिंक दे देना, वो वहीं बैठे बैठे सही कर देगा, जो फीस होगी दे देना। तो बातचीत हुई, हमने प्रॉब्लम बताई, भैया ये प्रॉब्लम आ रही है, सुधार दो, कैसे, हाँ सुधार देंगे। हमने पैसा बताओ, कैसे, पैसा 2 लाख रुपए लेंगे। हमने कहा चलो दिया, काम खत्म। तो क्या सुधार दे, पैसा दे दिया। अब वहीं बैठे बैठे पैसा कमा रहा है इंडिया से, कमा तो यहाँ से रहे हैं वो बाबूजी, तो इंडिया ले छोड़ तो नहीं देंगे कि इंडिया से पैसा कमा रहा हूँ, इंडिया में टैक्स भरो, समझ लो। तो इसको बनाएंगे क्या, इंडियन इनकम, कि अगर आपने कोई टेक्निकल सर्विस दी है, कहा किसी इंडिया वाले बिजनेस को, तो इवन इफ भले आप विदेश के हो, लेकिन वो जो तुम्हारी कमाई मानेंगे वो इंडियन कमाई मानेंगे। ये वाली बात देखो यहां लिखी, कोई भी टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करी गई है, उसके बदले में कोई फीस, रॉयल्टी, कोई भी नाम लिख दे,
रॉयल्टी लिख सकता है। उसने कहा भैया हम ऐसी सर्विस हमेशा तुमको देते रहेंगे, हर एक साल में 2-2 लाख देते रहना, तो फिक्स हो गया कि हर साल 2 लाख रॉयल्टी देनी है उसको। ऐसे ही मान लो इस व्यापार को कभी पैसे की जरूरत हुई, 50 लाख रुपए का इसको चाहिए लोन, और इंडिया में लोन मिल नहीं पा रहा, या मिल रहा है लेकिन इंटरेस्ट रेट महंगा है तो हम नहीं ले रहे हैं। एसबीआई के पास गए कि 12% ब्याज लेंगे, वो नहीं लेंगे। विदेशी बैंक ढूंढी हमने, विदेशी आदमी ढूंढा जो कह रहा नहीं भैया तुम्हें हम केवल 7.2% पे दे देंगे लोन, तो हमारे लिए बढ़िया है, 12% पे काहे ले, 7.2 में मिल रहा है, मान लेंगे। तो विदेश से ले लिया लोन, इनको पे कर रहे हैं क्या, इंटरेस्ट। 50 लाख का निकालो जरा 7.2%, 50 लाख रुपए का 7.2% कितना हुआ, हर साल 3,60,000 ब्याज दे रहे हैं। जो फॉरेन की बैंक है, कोई बैंक मान लो या कोई एक आदमी मान लो जिससे हमने लोन लिया है, तो कमाने ना 3,60 हर साल, कहां से, उसको क्या मानेंगे। तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन जो प्रोवाइड किया गया कहाँ पे, किसी बिजनेस ऑफ इंडिया के लिए, तो यही सब मेन पॉइंट होते हैं एक्रू एराइज वाले। तो अगर ये पॉइंट तुम्हारे दिमाग में रहेंगे तो पकड़ लोगे कि एक्रूराइज इंडिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर एक्रूराइज इंडिया में हो गया तो उसको क्या मानेंगे फिर, इंडियन इनकम मानेंगे। और ये देखने की नौबती आती है, ये कब देखेंगे हम लोग, नॉर्मली जब ये कंडीशन ना पूरी करे। जैसे अभी मान लो भाई 60 दिन वाली तो तब देखा था जब 182 दिन ना पूरा करे। वही चीज यहाँ है कि अगर रिसीव इन इंडिया होगा तो देखने की जरूरत ही नहीं, उन पॉइंटों पे नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन जिसमें रिसीव हो जाए बाहर पे चेक करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्यूराइज इंडिया में हो रहा हो। अगर हो रहा है तो फिर क्या बन जाएगा वो। और अगर ये दोनों के दोनों ही चीजें बाहर हो रही हैं, रिसीव भी बाहर, एक्यूराइज भी इंडिया में नहीं हुआ, विदेश में एक्यूराइज हुआ, तो फिर वो क्या बन जाएगी, फॉरेन इनकम। इतना समझ गए। अब पहले 1-2 सवालों में सिर्फ हमें तुम ये बताओगे हमको ये इनकम इंडियन इनकम मानोगे कि फॉरेन। अगर ये सीख लोगे तो फिर आगे का बताएंगे, फिर वरना आगे बताने का मतलब क्या निकल रहा है, आगे कर नहीं पाओगे, फायदा क्या है। तो केवल ये बताना है कि इंडियन इनकम है, ठीक है। एक बार ये बताना सीख गए तो आगे की बातें बता दी जाएंगी, आपको चिंता करने की जरूरत, जिससे पूछा जाए वही बताएगा, बाकी लोग नहीं बताएंगे। बस ये नियम कानून बड़ा तगड़ा होता है, ठीक है। पूरी क्लास मिलकर नहीं बताएगा, एग्जाम सबको अलग अलग पास करने ना, इंडिपेंडेंट। कौन बताएगा, रियांसी बताओ बेटा, ये वाली इंडियन इनकम है या फिर फॉरेन है। इंडियन है, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, इंडियन कंपनी से रिसीव हो रही है, तो एक्रू अराइज के बिहाफ पे इंडियन इनकम बन गई। बहुत बढ़िया। दूसरा वाला कौन बताएगा, विधि बताओ बेटा। इंडियन इनकम है, क्यों, क्योंकि इंडियन कंपनी से रिसीव हो रहा है, बिल्कुल भाई, एक्रू अराइज के बिहाफ पे इंडियन इनकम बन रही है। तीसरी वाली कौन बताएगा, इंडियन इनकम है, क्यों, प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, तो एक्रूराइज के बिहाफ पे फिर ये इंडियन इनकम बन रही, क्योंकि पैसा तो पाकिस्तान में मिल रहा। चौथी वाली फॉरेन इनकम है, क्यों, फॉरेन कंपनी से ड्राइव भी हो रही है और फॉरेन में ही रिसीव हो रही है, तो एक्रूराइज भी फॉरेन में और रिसीव भी फॉरेन में, तो ये बन जाएगी फॉरेन इनकम, ठीक है। अगला वाला नेक्स्ट, इंडियन, क्योंकि बिजनेस कहाँ है, इंडिया में है ना। बिजनेस कहाँ है भैया, कोलकाता में है बिजनेस, कोलकाता तो इंडिया में ही आता है ना। इंडिया में व्यापार करोगे तो इंडियन इनकम नहीं बनेगी, इंडियन बन गई। अगला वाला इंडियन इनकम है, कैसे, नहीं, बिजनेस कंट्रोल इंडिया से करने का मतलब नहीं कि वो इंडियन इनकम बन जाएगा, ठीक है। बिजनेस अगर कोई, मैं मान ली मेरा एक और बिजनेस है, मान लो जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में कोई व्यापार ओपन रखा है, उसको कंट्रोल इंडिया से करते हैं,
उस व्यापार की इनकम इंडियन इनकम नहीं कही जाएगी। कहाँ रिसीव इंडिया में हुई, ये कहाँ लिखा? वो तो रिपैट्रिएट होता है, मतलब उसके वहां से भेजेगा। रिसीव और ट्रांसफर करने में डिफरेंस होता है, ठीक है। रिसीव कहाँ हुई ये मुद्दा है, उसके बाद घूम फिर के कहाँ आएगा उससे मुद्दा नहीं, ठीक है। जैसे मान लो तुम नौकरी करोगे, तुम्हें सैलरी मिलेगी, सैलरी कंपनी किसको देगी? तुमको। रिसीव किसको हुई? तुम्हें। तो उसको चाहे तुम जहां घुमाओ, मम्मी को दो, पापा को दो, हमको दो, इनको दो, उससे मतलब नहीं कंपनी का। कंपनी तुमको सैलरी दे दी, तुम नालिम फेंको। तो रिसीव कहाँ हुआ है ये मैटर है, उसके बाद घूम फिर के कहाँ जाएगा उससे मतलब नहीं। रेमेट ट्रांसफर इन बतौर जुड़ रहे हैं, बाद में लिखा है ब्रॉड टू इंडिया, इसका कोई अर्थ नहीं है। रिसीव कहाँ हुआ है? विदेश में। उसके बाद चाहे विदेश में पड़ा रहे, चाहे इंडिया भेजा जाए, उससे कोनो मतलब नहीं। तो बिजनेस वाले में ध्यान रखना है कि अगर उसको कंट्रोल आप इंडिया से कर रहे हो तो उसको इंडियन नहीं मानेंगे, विदेशी ही मानेंगे, ठीक है। ये फॉरेन इनकम ही रहेगा। अगला वाला 7th, इनकम कहाँ कमा रहे हो? ऑस्ट्रेलिया में। रिसीव भी कहाँ हो रही है? तो फॉरेन इनकम बन जाएगी ना। यानी कुल मिला के पहचानना मोटा मोटा 90% तक आ गया है, बाकी सवाल लगा के 10% आएगा। नए नए पॉइंट तो आते ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर 90% भी सीख लिया तो आगे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। यहां तक कोई बात किसी को ना समझ में आई हो पूछ सकते हो। समझ में आ गया बेटा? इन इनकम कब बोलेंगे? 8th वाले में इनके मेंटल अंकल हैं, सेंड किया इन्होंने बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस, तो भेज रहे हैं फ्रांस से। और इनकी शादी में तो एग्जेम्प्टेड इनकम होती है, भी बताएंगे, ठीक है। शादी के दिन जो गिफ्ट मिलते हैं वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, कोई चीज एग्जेम्प्टेड होती है तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं करता। अभी वो भी बताएंगे कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो इंडियन इनकम बन गई इस पॉइंट पे। तब तो रिसीव इन इंडिया हो गया ना, तब तो मेरे को सोचना ही नहीं, ठीक है। इनकम दो टाइप से टैक्सेबल होती है, एक रिसीव कहाँ हो रही है और एक इनकम कमाई कहाँ जा रही है। कमाने को एक्वाइज बोलते हैं, रिसीव को रिसीव करना बोलते हैं। इन दोनों में अगर एक भी काम इंडिया में हो गया तो इंडियन इनकम मानेंगे उसको, तो ये दोनों काम अगर बाहर हो रहे हैं तो विदेशी इनकम मानेंगे, ठीक है। चलो, तो ये पहचानना अभी तक सीख लिया। तो इंडियन इनकम किसको बोलेंगे? इनकम आइदर रिसीव इन इंडिया या फिर इन दोनों में से कोई एक काम अगर इंडिया में हो जाए तो ऐसे इनकम को इंडियन इनकम बोलते हैं। अभी आपने यही पढ़ा है, मेन यही बात आपको ध्यान रखनी, फिर आगे पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इधर देखो, इंडियन इनकम का मीनिंग दिख रहा होगा ये। इंडियन इनकम मीन्स इनकम रिसीव इन इंडिया और एक्रू अराइज इन इंडिया। इन दोनों में से कोई एक बात भी अगर इंडिया में हो जाए, दोनों हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, फिर तो तब तो इंडियन इनकम बननी बननी। इन दोनों में एक बात भी हो जाए तो फिर कैसे बन जाएगी वो? इंडियन इनकम बन जाएगी। अब इधर समझना, अभी आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं, ठीक है, वो या तो आदमी क्या बनेगा, या ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर नॉट ऑर्डिनरी, और या फिर बनेगा, तीन ही स्टेटस निकल रहे थे। तो जो इंडियन इनकम होती कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेंगे। कोई इंडियन इनकम जो होती है वो अगर आप ओआर हुए, मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट हुए, तो भी टैक्सेबल होती है आपके हाथ में। आप एनओआर हुए तब भी टैक्सेबल होंगी, और आप अगर एनआरआई हुए तो भी इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होती है। तो इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल होती है। ओआर हो गए तो भी उस इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा इंडिया में, एनओआर आप हो गए तो भी टैक्स देना पड़ेगा, और एनआरआई हो गए, ये इंडियन इनकम की बात हो गई। और दूसरी जो होती है विदेशी इनकम, विदेशी इनकम को दो पार्ट में तोड़ा गया है। पहला, बिजनेस आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया।
मतलब है तो व्यापार विदेश में, लेकिन कंट्रोल कहां से कर रहे हो? तो रहेगा तो फॉरेन इनकम, लेकिन ऐसी इनकम अगर ओआर हो गया तो टैक्सेबल रहेगी, एनओआर हो गए तो टैक्सेबल रहेगी, लेकिन अगर एनआरआई हो तो ये इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, यानी अगर कोई व्यापार विदेश में है जिसको मैं इंडिया में कंट्रोल कर रहा हूँ, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है उस व्यापार को, कौन कंट्रोल कर रहा है ये मुद्दा नहीं है, कंट्रोल हो कहां से रहा है ये मुद्दा है। तो कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से। तो जिसका भी व्यापार है, जो भी बिजनेसमैन है, अगर वो ओआर हुआ तो ये इनकम पे टैक्स भरेगा इंडिया में, अगर वो एनआर हुआ तो भी टैक्स भरेगा, लेकिन वो एनआरआई है तो ऐसे इनकम पे इंडिया पे टैक्स उस आदमी से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और अदर फॉरेन इनकम, एक तो ये वाली फॉरेन इनकम हो गई ये वाली, इसके अलावा जितनी भी फॉरेन इनकम होंगी जो यहाँ ना फॉल करे, यहाँ ना फॉल करे, वो सब कहाँ फॉल करेंगी? यहाँ फॉल करेंगी। और वो इनकम केवल ओआर के लिए टैक्सेबल होती है, अदर फॉरेन इनकम इनके लिए टैक्सेबल नहीं होती। यहां तक क्लियर हो गया? ये है इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो इंडियन इनकम होती है। एक हो गई हमारी इंडियन इनकम, एक हो गई हमारी फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम इसके लिए भी टैक्सेबल, इसके लिए भी टैक्सेबल, इसके लिए भी टैक्सेबल। फॉरेन इनकम का जो ये वाली इनकम है ए वाली, इनके लिए टैक्सेबल, इनके लिए टैक्सेबल, इनके लिए टैक्सेबल नहीं। ये वाली इनकम इनके लिए टैक्सेबल और इन लोगों के लिए टैक्सेबल नहीं। केवल अगर इतनी बात आपको पता है और ये समझ जाते हो कि एक्चुअलाइज कैसे देखते हैं, तो इसके सवाल लगने शुरू हो जाएंगे। एक चीज छोटी और समझनी है, कुछ होती है एग्जम्प्टेड इनकम, उनको बोलते हैं टैक्स फ्री इनकम, मतलब जिन पे कोई टैक्स किसी से नहीं लेंगे। ओआर हो गए तो भी नहीं लेंगे, एनओआर हो गए तो भी नहीं लेंगे, एनआरआई हो गए तो भी नहीं लेंगे। तो कोई एग्जम्प्टेड इनकम हो गई तो वो कहीं टैक्सेबल नहीं होती। ठीक है, कोई एग्जम्प्टेड इनकम हो गई तो वो कहीं पे टैक्सेबल नहीं होती है। इसकी फोटो भेज देंगे तो अपने नोट्स में आप एडिट कर लीजिएगा, अभी नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, पहले क्लास ओवर हो जाए। तो जो हमने लिखा पढ़ा है वो अपना घर पे जाके भर लेना। ठीक है, इधर देखो बेटा बोर्ड पे कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो होती है भैया टैक्स फ्री, जिन पे कोई टैक्स नहीं पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी इनकम है, एक दो नहीं है, बहुत सारी हैं, लेकिन 8-10 ऐसी जो तुमको एकदम उंगलियों पे याद रखनी है, वो सवाल में बार बार मिलती रहती है। तो पहली इनकम है एग्रीकल्चरल इनकम। इन इंडिया, ध्यान रहे एग्रीकल्चर करते तो हो लेकिन कहां पे? अगर इंडिया में एग्रीकल्चर करके पैसा कमाते हो तो टैक्स फ्री, और कहीं विदेश में अगर एग्रीकल्चर करके पैसा कमाओगे तो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। ठीक है, और एग्जाम नहीं रहेगा तो नियम कानून चेक करना है कि वो पैसा रिसीव कहाँ हुआ, और कहीं गलती से रिसीव हो गया इंडिया में तो जगह लिख देंगे। समझ रहे? तो मान लो विदेश में आप करते हो एग्रीकल्चर, विदेश में एग्रीकल्चर करते हो तो एक्वाइज तो विदेश में होगा, नो डाउट। तो भी एग्रीकल्चर आप विदेश में कर रहे हो, जमीन विदेश में है। जो भी जमीन से जुड़ा हुआ पैसा होता है, वो जमीन जहां स्थिति होती है वहां एक्वाइज माना जाता है। ठीक है, तो भैया अगर विदेश में मेरा ऑस्ट्रेलिया में कोई खेत है, वहां एग्रीकल्चर करके पैसा कमा रहे हैं, तो खेत एग्रीकल्चर कहाँ है? एक्वाइज कहाँ होगा? लेकिन गलती से अगर इंडिया में रिसीव हो गया तो इंडियन इनकम बन जाएगा, फिर लपेटे में आ जाएगा, तो कुछ भी होते रहो टैक्स भरना है उस पैसे में। तो एग्रीकल्चर इनकम इंडिया वाली एग्जाम्प्ट होती है, विदेश वाली नहीं। विदेश वाली तब एग्जाम्प्ट होगी जब रिसीव भी विदेश में हो जाए। समझ रहे हो? और उस केस में भी अगर आप ओआर ठहरे तो यहां आ जाएगी कहीं, इंडियन इनकम नहीं बनेगा, इसका मतलब थोड़ी टैक्स से बच गए हो। अगर ये वाले इंसान निकले तो ओआर, तो हर इनकम लपेटे में आएगी, चाहे विदेश में कमाओ चाहे इंडिया में कमाओ,
यहीं मर रहे हो, यहीं ओआर हो, आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, सब पे टैक्स देना पड़ेगा। तो जो ओआर इंसान होता है उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, कहीं से भी कमाओ इंडिया पे आपको टैक्स नहीं, सारी इनकम टैक्सेबल होती है, बस एग्जम्प्टेड वाली नहीं टैक्सेबल होती है, तो सबके हाथ में माफी, इनके हाथ में माफ रहेगी। तो पहली एग्जम्प्टेड इनकम क्या हो गई? एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। दूसरी इनकम, आपको प्रॉफिट शेयर मिल रहा है फ्रॉम एनी पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एचयूएफ। क्योंकि देखो बेटा, जब कोई आपकी फर्म रहती है, मान लो उसमें 3 पार्टनर हो आप एबीसी, तो उस फर्म ने जो पैसा कमाया होगा फर्म टैक्स भी दे देगी, और टैक्स भरने के बाद जो पैसा बचेगा वो बांटेंगे सब लोग। तो अब बांटने के बाद फिर दोबारा टैक्स नहीं लेंगे तो डबल टैक्सेशन नहीं हो जाएगा? उसी पैसे पहले फर्म ने टैक्स भर दिया और फिर सब लोग बांट रहे हैं, फिर से टैक्स मांग रहे हैं। तो चूंकि ये फर्म एओपी बीवाई एचयूएफ अपनी जो भी कमाई होती है उस पर टैक्स भर देती हैं, तो फिर उसके बाद प्रॉफिट का जब बंटवारा होगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट से, या प्रॉफिट का हिस्सा जब इनके मेंबरों को मिलेगा तो वो इनके हाथ पे टैक्सेबल बहुत बढ़िया। तीसरा, कोई पास अनटैक्सड इनकम है। पास का मतलब ही होता है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की इनकम। पास का मतलब क्या होता है? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की इनकम, यानी वो इनकम प्रीवियस ईयर की नहीं है, उसके भी पहले की, तो वो टैक्सेबल नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही टैक्स पे कर चुके होते हो। अब इनकम टैक्स का नियम देखो क्या है। अगर मान लीजिए तुमने पिछले साल, सपोज कर लेते हैं 23-24 में, आपकी कहीं नौकरी लग गई और आपने पूरे साल, पूरे 12 महीने मन लगा के काम किया, कंपनी ने कहा आज पैसा दे देंगे, कल पैसा दे देंगे, परसों पैसा दे देंगे, पूरे साल भर सैलरी नहीं मिली, लेकिन तुम अपना लगे रहे कि चलो भाई कहाँ देगा, नौकरी कर रहे हैं तो पैसा तो देबे करेगा। तो साल भर बाद तुमको 1 रुपया नहीं मिला सैलरी के नाम पे, और अभी तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। आज हो गई मान लो 5 अगस्त 2025, तब भी इनकम टैक्स वाले सीधे नहीं है, कहीं कमाए तो हो ना 23-24 में, हमसे इससे मतलब नहीं मिला नहीं मिला, काहे नौकरी कर रहे थे जब नहीं मिल रहा था तुमको पैसा। इसकी सैलरी पे जो भी टैक्स बना वो तुमको पे करना पड़ेगा, समझ रहे हो? ये नहीं होता कि तुम्हें फीस ना दें, बैड डेट्स हो जाए तो उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा, पड़ेगा भैया टैक्स। कमाए तो हो, नहीं फीस देता ना पढ़ाते, ऐसे कहते हैं इनकम टैक्स वाले, समझ रहे हो? अगर कोई फीस नहीं दे रहा तो काहे पढ़ा दिए तुम, पहले फीस लेते फिर पढ़ाते, इसलिए पहले लेना पड़ता है, समझ रहे हो? कोई भाग ना जाए कि धोखा ना दे, पढ़ने के बाद पता लगा पैसा नहीं दे रहा, मर जाए पैसा, टैक्स तो फिर भी देना पड़ेगा, तो साला पैसा नहीं मिला ऊपर से टैक्स भी भरे। तो इनकम जो है वो रिसीव या ड्यू हो जाए, उन दोनों में से जो अर्ली हो जाता उस पर टैक्सेबल हो जाता। दूसरी तफरी सुना, 23-24 में नौकरी कर रहे थे, इस साल की पूरी सैलरी आपको मिली 50,000 महीने के हिसाब से 6 लाख रुपया, लेकिन आपके घर में थी दीदी की शादी, तो आपने कंपनी से कहा कि भैया ऐसा करो कंपनी 2 लाख एडवांस दे दो, तो दे दी 2 लाख एडवांस। अब इस साल 8 लाख पे टैक्स पे करी हो। ज्यादातर इनकमों में ये रूल नहीं है, लेकिन 90% इनकम में यही होता है, रिसीव या ड्यू, दोनों में से जो काम अर्ली हो जाएगा उस पॉइंट में उस दिन इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। समझ में आई बातें? तो अगर मान लो कोई पास की इनकम है तो इनकम टैक्स वाले माफ थोड़ी कर होगा, इस पर टैक्स ऑलरेडी ले चुके होंगे, तो अब दोबारा थोड़ी दे देंगे कि 23-24 में सैलरी नहीं थी था तो टैक्स तो भरवा लिया था ना हमसे, और वही सैलरी हमको आज मिल जाए तो तुम कहते फिर से टैक्स देंगे, तो बेवकूफ थोड़ी ना है। आप समझ रहे हो? उस सैलरी में तो तुम वैसे टैक्स ले चुके हो हमसे, अब दोबारा थोड़ी दे देंगे। इसलिए भैया पास की इनकम कोई दोबारा टैक्सेबल, क्योंकि ऑलरेडी उस पर टैक्स दिया जा चुका होगा उस समय पे। तो सवाल चाहे बताए चाहे ना बताए, लेकिन उस पर कोई टैक्स अब इस साल नहीं बढ़ेगा। तो कभी भी कोई सवाल कह दे, मान लो सवाल लगा रहे हो तुम असेसमेंट ईयर 25-26 का, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, तो इसके पहले कौन इनकम दे रखी हो तो एग्जाम है, इनकम जो टैक्सेबल होंगी वो कब की होंगी, केवल प्रीवियस ईयर, इसके पहले कौन इनकम होंगी तो टैक्सेबल। फिर जो नेता नगरी होते हैं आपके, एमपी, एमएलए,
MLC, नेता नगरी वाले लोग, इन लोग को एक अलाउंस मिलता है जिसको बोलते हैं डेली अलाउंस। क्या मिलता है? तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिलता है डेली अलाउंसेस, कि आपको डेली अपने नगर क्षेत्र में जाना है जहां से आपने चुनाव जीता है, डेली वहां जाओ। तो इन लोग को दिया जाता है पेट्रोल वेट्रोल का पैसा, अपनी गाड़ी में जो फॉर्चुनर लेकर आई थे उस पैसे ये लोग कौन भरवाएगा? इनको मिलते हैं डेली अलाउंसेस। डिपेंड करता है कि उनको, उनका मकान कहाँ है और किस क्षेत्र से जीते हैं, उसके हिसाब से इनको अपने डेली के अलाउंसेस मिलते हैं। किसी को 500 रुपये डेली, किसी को 1000 रुपये डेली, किसी को तो 10,000 रुपये डेली। ठीक है, इसे तो मरे जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, ऐसे तो इन मर जाए। जिस दिन से हो जाए कि इन लोग को ये डेली अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे, इनको कोई फिक्स सैलरी नहीं दी जाएगी, सारे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। लोग पकड़ पकड़ के लाने पड़ेंगे, भैया लड़ लो इलेक्शन। समझ रहे? लोग को यही सब तो दिखता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे, उसमें अपना वसूलेंगे, रोड का ठेका देंगे। इनकी अपनी निधि होती, विधायक निधि, किसी 5 करोड़, किसी 10 करोड़, सारा पैसा पी जाते हैं अपने अंदर। तो पानी की तरह बहाते हैं इलेक्शन में पैसा, और कहा अपने घर से तो नहीं देंगे, सब वसूलेंगे। एक बार एकदम लाइव तुम्हें बता देते हैं, हमारे घर में एक आया कांग्रेस का था, तो कही इसकी भैया जो है हमें वोट देना तो हम तुम्हें मोबाइल देंगे। तो हमने कहा इलेक्शन ना लड़ो, हम तुम्हें लैपटॉप दे रहे हैं। 25-30 लोग उसके साथ में थे, एकदम बिलबिला गए, काटे खून नहीं, लेकिन कहीं का पाए। तुमने कहा इलेक्शन अभी ड्रॉप करो, तुम लैपटॉप हमसे लेके जाओ, पड़ा हुआ घर में, दिए दे रहे हैं तुमको, मोबाइल दे रहे हो, हम लैपटॉप दे रहे हैं तुमको। और उसके पास कोई जवाब है नहीं बचा, क्या कहे ले आदमी। तो 2 मिनट सोचा, लेकिन कुछ बोल नहीं पावा, कैसे भैया रखे हाथ जोड़े, लंबे हाथ में चला। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो इन लोग को मिलते हैं डेली अलाउंसेस। नियम कानून पार्लियामेंट में यही लोग बनाते हैं, एग्जाम करा ले, ये टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो MP MLA MLC को क्या मिलते हैं? जो डेली अलाउंस मिलते हैं, इनको टैक्स फ्री रखा है, इनको टैक्सेबल नहीं किया जाता है। फिर अगर आपको क्या मिल रहे हैं? गिफ्ट मिल रहे हैं, किससे? रिलेटिव से, तो भी उस पर टैक्स नहीं देना है। ठीक है, अब मान लो किसी को 5 करोड़ का गिफ्ट मिल जाए, मान लो हमको दे दे 5 करोड़ की गाड़ी, अभी कोई तो एग्जाम रहे, बट रिलेटिव होना चाहिए इंसान। अगर रिलेटिव नहीं है, कस्टम्स इसका क्या लेना देना? हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, तो कस्टम थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम लोग अभी इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स में लिखा है कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हम तो नहीं कहे कि नियम कोनो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बाकी सब पढ़ेंगे, GST, कस्टम कस्टम, एक्साइज फिक्साइज सब पड़ेगा, केवल इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा। अभी आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, तो बात है आपको इनकम टैक्स की करनी। ठीक है, बस वो क्या होना चाहिए? अब जिसको तुम लोग रिलेटिव कहते हो, वो सब रिलेटिव है नहीं तुम्हारे। अब कह दो तुम्हारे मामा का लड़का रिलेटिव है, नहीं है इनकम टैक्स के हिसाब से। इसकी अपनी एक सर्टेन परिभाषा है आधे पन्ने की, वो बताएगा कि इनकम टैक्स में किसको रिलेटिव माना जाता है, किसको रिलेटिव। तो तुम्हारे मामा के लड़के, चाचा के लड़के, बुआ के लड़के, बच्चे जो तुम्हारे कजन्स होते हैं, वो कौनो रिलेटिव नहीं, एज पर इनकम टैक्स। ऐसा नहीं कि आज जाके लड़ाई कर लेना कि तुम साले रिलेटिव कहते हैं, रिलेटिव हो नहीं, इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं है, बाकी रहेंगे भैया रिलेटिव आपके। तो भी ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन रिलेटिव होता है, कौन रिलेटिव। तो अगर रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिलता है, मतलब जिससे गिफ्ट मिल रहा वो आपका रिलेटिव निकला, तो एग्जाम है। रिलेटिव नहीं निकला तो टैक्स वाला, वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कौन रिलेटिव होता है, कौन नहीं होता, पढ़ेंगे। छठवा, अगर आपको गिफ्ट मिल रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ सेल्फ, आपकी अपनी शादी है, किसी और की शादी नहीं कि चाचा की शादी हो रही गिफ्ट मिल गया तुमका,
तो टैक्सेबल कर देंगे। जिसकी शादी है उसी को गिफ्ट मिलेंगे तो एग्जाम रहेंगे। गिफ्ट तो ऐसे भी होते हैं ना कि लड़की वाले हैं, लड़के को तो गिफ्ट दे ही रहे हैं, जिसके घर में अपनी लड़की भी रहे हैं उसकी बहन को भी गिफ्ट दे रहे हैं, जीजा जी को भी दे रहे हैं, मम्मी को भी दे रहे हैं, पापा को भी दे रहे हैं, तो उनके हाथ में जो गिफ्ट मिलेंगे वो सब टैक्सेबल है। इन लोग को जो मिलेंगे गिफ्ट, जिनकी दो लोगों की शादी हो रही है, लड़का लड़की, इन लोग को कोई गिफ्ट दे जाएगा तो सब क्या रहता है, एकदम रहता है। इसलिए जो भी गिफ्ट दे जाते हैं वो उन्हीं को पकड़ाते हैं। बाद में अंदर जाके कौन लेगा वो अलग की बात है। समझ रहे हो कि शादी में फ्रिज मिली और लड़के के कमरे में लगेगी कि ससुर जी के कमरे में लगेगी कि बाहर रखी जाएगी, वो तो इंटरनल मैटर है। लेकिन उस समय तो यही बताया जाता है कि लड़के को दिया जा रहा, जिससे वो क्या रहे, एग्जाम्ड रहे। और इस वाले केस में जब 5 करोड़ की गाड़ी किसी ने हमको गिफ्ट दी थी रिलेटिव में, तो कोई बात नहीं, रिलेटिव गर्दन पकड़ी जाती, ऐसा ही टैक्स लेंगे। हाँ देखेंगे वो 5 करोड़ कमा भी रहा है सही ढंग से कि नहीं कमा रहा है, मतलब उससे पूछेंगे बेटा तुम्हारे पास 5 करोड़ कहाँ से आया, जो गिफ्ट दिए पड़े हो। तो 5 करोड़ गाड़ी अगर गिफ्ट कर सकते हो तुम किसी को, तो अपने लिए 15-20 करोड़ खरीद के रखे होगे तुम। समझ लो, तो इतना पैसा अगर नहीं आ रहा है, टैक्स नहीं भर रहा होगा, इसको पकड़ लेंगे। इनकम टैक्स वाला अगले दिन उसको उठा के ले जा रहा है, तुम्हारे पास साले 2 नंबर का पैसा आ रहा है, तुम टैक्स भर नहीं रहे हो, गाड़ियों गाड़ियों बांट रहे हो, 5 करोड़ किसी दिए पड़े हो। तो वो उसकी प्लानिंग है, वो उसको समझे जाके, अपना तो काम हो गया ना। अगला, कुछ लोग खुलवाते हैं अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट, और इससे जब आपको पैसा मिलता है, इंटरेस्ट मिले या फिर जब फंड मेच्योर हो जाता तो वहाँ मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है, ये सब टैक्स फ्री, इस पर कोई टैक्स नहीं पड़ता है। इसी तरह जब आता है भूकंप, जब आती है बाढ़, जब ट्रेन लड़ जाती हैं, हवाई जहाज लड़ जाते हैं, तो इन लोग को क्या दिया जाता है, कंपनसेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो टैक्स फ्री रखा जाता है। ठीक है, उनको बोलते हैं डिजास्टर कंपनसेशन। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कहीं आग लग गई, जंगल जल गया पूरा, तो ऐसे में जिनका नुकसान होता थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट कंपनसेशन देते थे। ये कंपनसेशन क्या होता है, एग्जाम टैक्स फ्री। फिर तो इनको बोलते हैं डिजास्टर कंपनसेशन, अभी सब लिखवा देंगे। इसके बाद गवर्नमेंट अवार्ड देती बहुत तारीफ के, ठीक है, कुछ भी अच्छा काम करोगे तो अवार्ड नहीं चलते इनके, पद्म भूषण अवार्ड, ये अवार्ड वो अवार्ड, पता नहीं कितने नाम होते हैं, हमको खुद ही याद नहीं है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट से अवार्ड वगैरह मिलते हैं, तो इन अवार्ड के थ्रू पैसा भी मिलता है। ठीक है, ये नहीं कि पेपर लपेट के दे दिए, पैसा भी दिया जाता है उसके साथ, वो दिखता नहीं टीवी वगैरह पे, पैसा भी मिलता है। ठीक है, तो जो पैसा मिलेगा वो सब क्या रहता है, एग्जाम। ऐसे ही आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अभी तक पढ़ते रहे होगे, स्कॉलरशिप वगैरह आप लोग को मिलती रही होंगी, वजीफा, वो भी टैक्स फ्री रखा जाता है, वो टैक्स नहीं पड़ता उस पर। ये सारी इनकम क्या होती है आपकी, तो ये देखो लिख के दी गई है नोट्स में, आपको याद रखना तुम्हारा काम। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया एग्जाम्ड होती है, प्रॉफिट शेयर इनसे मिलेगा, एग्जाम रहेगा। पास अनटैक्स इनकम एग्जाम्ड होती है, डेली अलाउंसेस एमपीएमएलडी से के एग्जाम्ड होते हैं, रिलेटिव से कोनो गिफ्ट मिले एग्जाम्ड है, शादी वाले दिन गिफ्ट मिले एग्जाम्ड है, शादी तुम्हारी होनी चाहिए वो अलग की बात है। प्रोविडेंट फंड से जो पेमेंट मिलते हैं वो सब एग्जाम्ड है। डिजास्टर कंपनसेशन, अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, एजुकेशनल स्कॉलरशिप, ये सब क्या होती हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम होती हैं। और कोई अगर इनकम एग्जेम्प्ट हो गई तो कहीं टैक्सेबल नहीं होगी, ये भी होगे तो भी एग्जाम, ये भी होगी तो भी एग्जाम, ये भी होगे। तो अगले जो सवाल होते हैं उसमें एक पन्ने का ज्ञान लगता है, यहां से लेके ये ज्ञान अप्लाई करोगे सवाल लग जाएगा। तो एक पन्ना लिख के दिया गया है, और लगभग लगभग 1 घंटे से हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जितना एक्सप्लेन किया है, जितना लिख के दिया गया है, ये ज्ञान अपने अंदर अगर रखोगे तो फिर इस चीज का सवाल हम लोग लगा पाएंगे। कल जो पढ़ा था उसमें ज्ञान था 2 पन्ने का, 2 क्या 3 पन्ने का है, तो टोटल ये चैप्टर 4 पेजेस का है नोट्स के हिसाब से अगर बात करें तो। ये पहला पेज हो गया, दूसरा पन्ना हो गया, तीसरा पेज हो गया, और ये चौथा पेज हो गया। तो इस चैप्टर की जो मेन कहानी है वो 4 पन्नों में खत्म हो रही है। 2 टाइप के सवाल बनते हैं, एक टाइप का सवाल सीख चुके हो आप लोग, स्टेटस कैसे निकाला जाता है। दूसरे टाइप का सवाल जहां पे आपसे कहेगा कि इनकम आपको कैलकुलेट करनी है, तो उस टाइप के सवाल आपको कराए जा रहे हैं।
पहले समझ लो, फिर नोट कर लेना, कहीं भी भाग नहीं रहा है ये सब। ऐसे सवाल होगा, उसमें सर्टेन इनकम लिख के दी जाएंगी आपको, 7-8 जितनी भी होंगी, ठीक है, सारी इनकम लिख के दी जाएंगी। हेलो। चलो वापस आ जाओ बेटा।
तो इस केस में बताया गया है कि आपको बताना है कि कितनी इनकम इसकी टैक्सेबल होंगी इंडिया के अंदर राम बाबू की, 3 अलग अलग केस में। पहले बात ये जूम करो कि राम ओआर है, फिर ये जूम करो कि राम एनओआर है, फिर ये जूम करो कि राम, 3 अलग अलग केस में राम ओआर होते तो कितनी इनकम पे टैक्स पे करते इंडिया में, राम एनओआर होते तो कितनी इनकम पे टैक्स पे करते, और राम अगर एनआरआई होते तो कितनी इनकम पे इंडिया में टैक्स पे करते, वो हमें बताना है। ठीक है, तो उसमें इनकम दे रखी कई सारी, ऐसे 1 2 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और, तो कैसे तुम्हें बनाना होता है, क्या करना होता है समझो। टोटल 4 कॉलम बनेंगे, एक पर्टिकुलर का बन जाएगा, एक ओआर का, एक एनओआर का, एक एनआरआई का। जो इनकम टैक्सेबल होती जाए उसका अमाउंट लिखते जाना है, टोटल कर देना है, सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट। ठीक है, ऐसे पॉइंट एग्जाम में लिख के आते हैं, यहाँ नहीं लिखे, एग्जाम में लिख के आते हैं, आपको पॉइंट डाल देना है, पूरी कहानी नहीं लिखनी इतनी भर की, पॉइंट डाल दिया, काम खत्म हो जाएगा। अब अगर ये देखें 1,40,000 इनकम, तो सबसे पहले हर इनकम में ये पहचानोगे कि इंडियन इनकम है कि नहीं, और अगर इंडियन नहीं निकली, कौन सी निकली, फॉरेन वाली, तो ये देखोगे कि वो ए में आएगी या बी में आएगी। आपको ये पहचानना है कि वो इनकम यहां गिरेगी, यहां गिरेगी कि यहां गिरेगी। ये पहचान ले गए, ट्रीटमेंट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो पहली इनकम, इनकम कहां रिसीव हो रही है, तो इंडियन इनकम हो गई, तीनों जगह टैक्सेबल होगी। 1,40 यहां भी आएगा, 1,40 यहां भी आएगा, 1,40 यहां भी आएगा। कोई समस्या। सेकंड, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, बिजनेस कहां है, नेपाल में, लेकिन कंट्रोल कहां से कर रहे हो, इंडिया से, तो इसमें फॉल करेगा यहां पे वो। तो ये 10,000 इनके लिए टैक्सेबल रहेंगे, अगर ये होते तो टैक्सेबल होता, लेकिन इनके लिए टैक्सेबल बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा, लेकिन 1/3 इंडिया में रिसीव हो रहा, पूरा रिसीव नहीं हुआ है, 1/3। तो अब तीसरे के 2 पार्ट करने पड़ेंगे, इसमें 1/3 अलग हो जाएगा, 2/3 अलग हो जाएगा। 1/3 जो इंडिया में रिसीव हो गया है वो तो बन जाएगा इंडियन इनकम, जो 1/3 इंडिया में रिसीव हुआ है। तो 30,000 का 1/3 कितना होता है, तो 10,000 तो इंडियन इनकम बनेगा क्योंकि वो रिसीव इंडिया में हुआ है, और बाकी 20,000 रिसीव बाहर हुआ है, और कमा भी तुम बाहर रहे हो क्योंकि डिपॉजिट भी कहाँ किया है, बाहर ही, तो कंपनी भी बाहर की है, और 2/3 रिसीव भी बाहर कर रहे हो, तो वो बनेगा फॉरेन इनकम, और वो फॉरेन इनकम यहां फॉल करेगा, यहां टैक्सेबल होगा, यहां टैक्सेबल, वो 20,000 यहां टैक्सेबल होंगे, तो यहां टैक्सेबल बिल्कुल नहीं। फिर बिजनेस है मुंबई में, बिजनेस कहाँ है, ठीक है, फिर कंट्रोल बाहर से करते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुंबई में बिजनेस ही मुंबई में है तो इसका मतलब एक्टराइज कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। तो गुमराह करने के लिए ऐसा लिखता है कि बिजनेस इंडिया में, कंट्रोल तुम विदेश से कर लो, इसका कोई मतलब नहीं, तो इंडियन बनेगा। तो भैया ये इंडियन बनेगा, और 1,00,000 रुपया तीनों में टैक्सेबल हो जाएंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। फिर ये है पास अनटैक्स इनकम, क्योंकि प्रॉफिट कब का बता रहा है ये, 12-13 का बता रहा है, जबकि हम सवाल कब का लगा रहे हैं, असेसमेंट ईयर 24-25 का लगा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर तो 23-24 निकला, इसका तो यहाँ कुछ आएगा। ठीक है, फिर अगला बताओ भैया, पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है। हाँ हाँ, रखा तो था लेकिन आज हो नहीं पाएगा, परसों होगा, बता देना टेस्ट। ठीक है, बाकी आज क्लास तो रहेगी नहीं, इन लोग को पहले बताया था। ठीक है, पढ़ा के। हाँ बेटा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कहाँ पे है, और प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो एक्यूराइज कहाँ माना जाएगा, इंडिया में माना जाएगा, और ये 45,000 तीनों में टैक्सेबल हो जाएंगे, 45,000, 45,000 और 45,000। अगला, प्रॉपर्टी लंदन में है,
तो एक्यूराइज तो बाहर हो रहा है, लेकिन यहां फंस गए, रिसीव इंडिया में कर लिया। रिसीव इन दिल्ली हो गया तो 1.5 लाख क्या हो जाएगा, तीनों में टैक्सेबल, क्योंकि रिसीव की वजह से बन जाएगा क्या बेटा, ये इंडियन इनकम। फिर प्रॉपर्टी लंदन में है, रिसीव भी बाहर हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, फॉरेन इनकम, और सिर्फ पहले केस में टैक्सेबल होगी ओआर वाले। ठीक है। लास्ट में बिजनेस जम्बिया में है, विदेश होता है जम्बिया भी, और कंट्रोल कहां से कर रहे हो, टर्की से कर रहे हो, तो इसका मतलब इंडिया से तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ना, तो ये भी क्या बनेगा, फॉरेन इनकम। तो फॉरेन बना तो फिर यहां आएगा। इनका सम कर लेंगे और यही आंसर हो जाता है। इतने ही इनकम पे इनको टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। कितना है बेटा, 735 और 55 3, यहाँ 445 है, यहाँ तो 80,000 रुपये तो कम हो रहा है यहाँ बस। तो इस तरीके से आ जाएगा भैया मस्त सा आंसर, जो ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में आपको दिया जा चुका है। जैसे करवाया था वैसे ही ऑलरेडी सब कुछ लिख के दिया गया है। ठीक है। एग्जाम में जब करोगे तो इतना आपको नहीं लिखना रहेगा, बस समरी फॉर्म में अपना 1 2 3 4 ऐसा डाल दो, चल जाएगा काम। चलो आओ और सवाल कराते हैं तो और मजा आएगा। कम सवालों में तो कम मजा आता है, ज्यादा सवालों में ज्यादा मजा आता है। 16, 2 4 सवाल और कराते हैं, फिर होमवर्क तो दिया ही जाएगा भाई, होमवर्क के बिना काम कैसे चलेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। इसमें वैसे 2 केस में आंसर बताना है, एक ओआर और एक एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है ना, एनआरआई होता है। वैसे हम तीनों का बनाया दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, वैसे एग्जाम में जितना बोलेगा उतने का तुम करोगे, यहाँ भी आपको प्रैक्टिस करनी तो सबका बनाया देना है। तो 1 2 3 केस हो गए यहाँ, ऐसे लिख दे रहे हैं। एक हो गया ओआर, एक हो गया एनओआर, और एक हो गया हमारा, वैसे पूछा इन्हीं दोनों का गया था, तो मेन आंसर आपको इन्हीं दोनों के यहाँ मिलेंगे देखने को। तो इस सवाल में 1 2 3 4 5 पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट डाल देते हैं 1 2 3 4 5, और एक एक पॉइंट पे होगी चर्चा। पहला पॉइंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन। अच्छा एक बात और समझो, अगर पूरे लैंग्वेज में कहीं ये ना लिखा हो कि रिसीव कहाँ हो रहा है, तो फिर जहां एक्यूराइज होता है वही रिसीव मानते हैं। हमने नहीं बोला कि इंडिया में रिसीव मानेंगे, नहीं। अगर रिसीव के बारे में जानकारी ना दे किसी पॉइंट में, तो अजम्पशन ये रहता है कि जहां एक्यूराइज हुआ है वहां रिसीव होगा। ठीक है। अगर मान लो किसी को हम यहाँ नौकरी पर रखें, प्यून बना देगा कोचिंग का, तो कुछ ना बताएं तो भी उसका अजम्पशन क्या रहेगा कि काम यहाँ करवा रहे हो तो सैलरी भी यहाँ दोगे। तो अगर सैलरी देते समय कहें विदेश चलो बेटा देंगे वहां सैलरी, तो अगर 9 की लकड़ी 90 खर्च, अगर 10,000 सैलरी लेनी तो 2 लाख खर्चा करें हम। तो अगर कुछ ना बताए पॉइंट कोई, तो ये मानते हैं कि जहां एक्चुअलाइज हो रहा है, तो लंदन में एक्चुअलाइज हुआ और लंदन में ही, तो ये बन जाएगा क्या, फॉरेन इनकम। यहां टैक्सेबल होगा और यहां टैक्सेबल फॉरेन के बी वाले पॉइंट में आएगा। फॉरेन में भी 2 2 पॉइंट है, बी वाले में आएगा, सेकंड वाले में। फिर रिसीव इन इंडिया, बात खत्म हो गई, इंडियन इनकम बन गया, तीनों में आएगा।
फिर बिजनेस है लंदन में विदेश में, लेकिन कंट्रोल तो फॉरेन की ये पहली वाली इनकम हो गई जो दो जगह टैक्सेबल होती। फिर बिजनेस कहाँ है, कानपुर में है, इंडिया में है भाई, विदेशी मतलब इंडियन बिजनेस है ये तो इंडियन इनकम बनेगा ये तो। और फिर एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, पांचवी वाली क्या हो गई हमारी, एग्जेम्प्टेड इनकम हो गई। इनका सम कर लेंगे, यही हो जाता है फाइनल आंसर। तो 298, 258 और 1। पूछा इसका इसका गया था, इसलिए इन दोनों के आंसर आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। चलो एक सवाल दे रहे हैं अभी तुरंत लगाने के लिए, ट्राई करके दिखाओ, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। ये 18 वाला लगाओ, 18 वाला। तो एक्सप्लेन किया था कि इंडियन है कि फॉरेन, सवाल कौन लगवाया था। अब तुम्हें पूरा सवाल लगाना है। हो गया। ये निकलेंगे इनके आंसर। जहां टिक किया मतलब वहां टैक्सेबल हो रहा है, जहां अनटिक है वहां टैक्सेबल। ऐसा करके लगाओगे सारे आंसर आ जाएंगे। किसी भी पॉइंट में कोई तकलीफ हो डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो।
एक सवाल एक्सप्लेन कर दे। बिजनेस कहाँ है, कंट्रोल कहाँ से कर रहे हो, इंडिया से। यहाँ पर इंडिया में तो होता है, इसका मतलब फॉरेन का पहले वाली इनकम बनेगी, समझिए, फॉरेन की पहली वाली इनकम बनेगा, ये वाली, ये वाली, ये वाली बना तो यहाँ टैक्सेबल होगा, यहाँ टैक्सेबल होगा। सबका हो पा रहा है, पक्का। और थोड़ा कठिन सवाल दिए जाए फिर। लगा भैया 22 वाला ट्राई करो। हाँ बेटा। हाँ है। ब्रॉड से मतलब नहीं, रिसीव कहाँ हुआ वो मुद्दा है, उसके बाद ब्रॉड करता रहे उससे कोई मतलब नहीं। हेलो। हाँ जी।
ना समझ में आई वहां पूछ सकते हो। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करे दे रहे हैं। पहला इनकम अगर देखो तो बिजनेस पेरिस में है, लेकिन कंट्रोल इंडिया से कर रहे हो, लेकिन इसके आगे की बात है, आधी इंडिया से रिसीव होता है। तो पहले जो इंडिया से रिसीव हुआ उसको तीनों जगह टैक्सेबल कर दिया। आधा जो इंडिया में रिसीव नहीं हुआ उसको देखा कि एक ऐसे व्यापार से इनकम हो रही जो व्यापार तो विदेश में है लेकिन कंट्रोल हम, तो दो जगह टैक्सेबल हो जाएगा। फिर इस वाले में पेंशन मिल रहा है इंडियन एम्प्लॉयर से, पेंशन मिले सैलरी मिले एक ही बात होती है इस चैप्टर के लिए। तो वो मिल रही है आपको इंडिया से, तो इंडियन इनकम बन जाएगा, तीनों जगह आ जाएगा। फिर एग्रीकल्चर पाकिस्तान में कर रहे हो, पैसा भी वही मिल रहा है। ब्रॉड टू इंडिया का कोई मतलब नहीं, मतलब तो होता है कि इंडिया पैसा लाया गया, लेकिन टैक्सेबिलिटी पे उस पर असर नहीं आता है। ठीक है, टैक्सेबिलिटी पे उस पर असर नहीं आता है। टैक्सेबिलिटी असर किस पे आता है? रिसीव से। तो टैक्सेबल कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा उसके लिए मुझे रिसीव देखना होता है, ब्रॉड देखना नहीं होता है। तो रिसीव भी वही हो रहा है, तो फॉरेन इनकम बनेगी, एक जगह टैक्सेबल हो जाएगा। प्रॉपर्टी यूके में है, पैसा भी वही मिल रहा है, फॉरेन इनकम बनेगी, पहली जगह टैक्सेबल हो जाएगा। पास अनटैक्स टैक्सेबल नहीं होता है, रिलेटिव वाले गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होते हैं। सबको जोड़ लेंगे और फाइनली हमारा सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। समझ गए? चलो यहाँ तक करो, बाकी कल मिलते हैं। लॉ की क्लास करो अपनी। हाँ, एक मिनट।